साहब जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कठुआ अटैक को लेकर मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन कठुआ अटैक से भी बढ़कर एक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर यूएवी या कहें ड्रोन के जरिए अटैक की प्लानिंग कर रहा है। आईएसआई और पाक आर्मी लगातार आतंकियों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं समझूंगा आपसे कि क्या होगा भारत का रिप्लाई अगर ड्रोन से अटैक होता है, और क्या वाकई में हम ड्रोन अटैक रोकने के लिए तैयार हैं? TB2 ड्रोन पाकिस्तान के पास मौजूद है और भारत कैसे उसको काउंटर करेगा। लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवाल सर कल रात से ही मुझे बेचैन कर रहा है कि क्या हम एक उस देश के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं जो अपनी अपनों की शहादत के ऊपर चंद घंटे रोता है और उसके बाद अपने काम में लग जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है सर कि हम 2-4 घंटे रोएंगे, शहीद के परिजनों के साथ खड़े होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम अपने काम में लग जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि इस वतन के लिए किसी ने शहादत दी है। अगर वो शहादत ना देता तो शायद यहां पर पड़ोसी मुल्क का कोई अब्दुल्ला अहमद ना जाने कौन बैठा होता। क्या हम उस मुल्क के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं सर जो आतंक के आगे हार मान रहा है? हम क्यों नहीं बदले की बात करते हैं? हम क्यों सिर्फ बयानबाजी में अब विश्वास रख रहे हैं? सर मैं समझना चाहूंगा आपसे। अजय जी, मैं आपके प्रश्नों को दो भागों में उत्तर दूंगा। सबसे पहला ड्रोन के बारे में बातचीत करूंगा और फिर जो हमारा जवाब होना चाहिए उसके बारे में बातचीत करूंगा। जहां तक ड्रोन की बात है, देखिए पाकिस्तान ने पहली बार भारत पे जो एक ड्रोन भेजा था वो 2008 में भेजा था, और पिछले साल 2023 में 500 के करीब ड्रोन्स भेजे गए पाकिस्तान से भारत में, जिसमें से 125 ड्रोन हम गिरा पाए, लेकिन 375 ड्रोन बच के निकल गए। अब उनके अंदर क्या असला था, क्या बारूद था, क्या ड्रग्स थे, ये हम नहीं जानते, क्योंकि 375 तो निकल गए। और ये वो 500 हैं जो हमने देखे। कितने ऐसे होंगे जो आए और हमें पता नहीं चले? क्योंकि ड्रोन्स की एक खासियत है, ड्रोन्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका सिग्नेचर बहुत छोटा होता है। दूसरा, ड्रोन्स बहुत कम हाइट पे वो फ्लाई करते हैं। कोई भी जो ये रडार होते हैं, ये रडार सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ये हवाई जहाजों को, हेलीकॉप्टर्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिग्नेचर होता है, थर्मल सिग्नेचर हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, वो बहुत बड़ा होता है। और क्योंकि इन रडार्स बहुत छोटे होते हैं, इनका सिग्नेचर बहुत कम होता है, इनको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। बहुत कम केसेस में डिटेक्ट होते हैं, जनरली नामुमकिन होता है। अब हम दुनिया पूरी जानती है कि ये ड्रोन वॉरफेयर आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के बाद बड़ा फेमस हुआ, और पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया है, क्योंकि इससे वो चीज वो हासिल कर पा रहा है कि उसे ना अपने सैनिक की इन्वॉल्वमेंट इतनी है ग्राउंड पे, ना उसे आतंकवादी इतने भेजने हैं, वो ड्रोन से वो काफी घातक चीजें भारत पे इन्फ्लिक्ट कर पा रहा है। जहां तक ड्रोन को रोकने की बात है, ये इस वक्त मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। इस पे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रही हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इस पे भी कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन जैसे मैं आपको ड्रोन का बताऊं, एक जो फेमस एग्जांपल जो पूरी दुनिया के सामने है कि अमेरिका ने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन से अफगानिस्तान में अयमन अल जवारी को मारा, जो अपने घर की बालकनी में चाय पी रहा था। तो ये ड्रोन इतने इफेक्टिव हैं। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है या क्या होना चाहिए। राजेश जी, देखिए, रैंड कॉरपोरेशन जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, वो अमेरिका में स्थित है, उसने 30 जून 2008 को एक अध्ययन सार्वजनिक किया। यह अध्ययन था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। इस अध्ययन में जो आंकड़े निकल के सामने आए वो ये थे कि दुनिया में 7% आतंकवाद खत्म होता है सेना की कार्रवाई की वजह से। 40% आतंकवाद खत्म हुआ है पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से। 40% आतंकवाद खत्म हुआ है कि अच्छी पुलिसिंग हुई है, और 10% आतंकवाद इसलिए खत्म हुआ है कि आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो गए हैं। अब जहां तक भारत की बात है,
ऐसा क्या है कि पंजाब में जब आतंकवाद था 15 साल 1980-90 के दशक में, 15 साल में हम आतंकवाद पंजाब में पूरी तरह से खत्म कर पाए, और 35 साल से ज्यादा हो रखे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के आतंकवाद में भी और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में भी एक कॉमन फैक्टर था, वो पाकिस्तान तो कॉमन फैक्टर रहेगा, जब तक वो देश के तौर पे रहेगा वो कॉमन फैक्टर रहेगा। लेकिन ऐसा डिफरेंस क्या है पंजाब और जम्मू कश्मीर में कि वहां 15 साल या 35 साल से ज्यादा आतंकवाद चल रहा है? देखिए, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, जब धारा 370 हटाई गई 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में हमने ऑल पार्टी मीट जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों की एक ही बार की 24 जून 2021 को, जबकि गलवान वैली हादसा जून 2020 को हुआ। 2020 से लेकर आज तक हम 21 बारी चीन के साथ कोर कमांडर लेवल टॉक्स कर चुके हैं। जब हम चीन के साथ 21 बारी बात कर सकते हैं, तो आपस की हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, वो लोग आपस में बैठ के क्यों नहीं बात कर सकती? क्योंकि जो मैंने आपको रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट बताई, 43% आतंकवाद पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से खत्म हुआ है। तो बहुत जरूरी हो जाता है जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे आना, बैठना, डिस्कस करना, तभी ये मसला हल होगा, अन्यथा ये मसला हल नहीं हो सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। आपकी तरह मैं भी सैनिक हूं, मैं भी नागरिक हूं, और जैसे हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं, उनके दिल में भी ये दुख है कि आए गए दिन हमारे जवान क्यों शहीद होते हैं, वहां पे हमारे जवान क्यों अपनी जान खोते हैं। दुख लगता है क्योंकि कई जवान ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ नौकरी की होगी, हमारे साथ स्थित होंगे, तैनात होंगे, हमारे रिलेशन सबके साथ हैं, हम किसी को नहीं भी जानते, लेकिन उसका हम लैंडयार्ड, उसका बैज देके हम बोल सकते हैं ये उस बटालियन रेजिमेंट का था जिसके साथ मैं वहां पे उस वक्त यहाँ पोस्टेड था। तो ये जो मैं आपकी दर्द, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। तो पहली बात तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना जम्मू कश्मीर में, अगर हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। वरना बयान प्रति बयान हर राजनीतिक पार्टी देगी, ये ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पे आएगा, लेकिन ये मसला वहीं का वहीं है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है ये समझना आपके दर्शकों को, राजेश जी, कि इस साल के शुरुआत से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ चुका है, जो कि पिछले साल कम हो गया था 2019 के बाद। सारे आंकड़े बता रहे हैं 2019 से 2023 तक आतंकवाद कम हो गया था, इस साल बहुत बढ़ गया है। और इसी साल साउथ चाइना सी में चीन का आक्रामक रवैया भी बढ़ चुका है। जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसका एक डायरेक्ट तार, एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है कि चीन इस पूरे इलाके को अशांत, अस्थिर करना चाहता है, क्योंकि इस इलाके में अगले 40 सालों में चीन ने 6 जंगें लड़नी है। 5 जंगें साउथ चाइना सी में होंगी, और एक जंग 2035 की 2 फ्रंट वॉर होगी। पाकिस्तान चीन मिलकर भारत पे हमला करेंगे, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए, चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिसके बारे में मैंने कई बार आपके चैनल पे बताया। तो ये जो पूरा एक बड़ा एक साजिश है इस पूरे इलाके को जीवित रखने की, ताकि जब युद्ध करने का समय आए इन देशों का, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक झूठा बहाना प्रोजेक्ट कर पाए कि इन जगहों में अस्थिरता थी, अशांति थी, यहाँ के अवाम नाखुश थे, इसलिए हमें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो बहुत जरूरी हो जाता है, मैं फिर एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, इस सारे बैकग्राउंड को समझने के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी तरह जम्मू कश्मीर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे लाके वहां पे समस्या को हल करना होगा, जैसे पंजाब में किया है। अन्यथा इस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में ये हल होना बहुत मुश्किल है। मैं 2-3 चीजें आपसे जल्दी और समझ लेना चाहूंगा, क्योंकि एक चेंजेस हम देख रहे हैं। एक वक्त था कश्मीर वैली के अंदर मिलिटेंसी थी, फिर हमने देखा कि 2021 के बाद उसका ट्रांसफर हुआ पीर पंजाल की पहाड़ियों में, पुंछ राजौरी में बहुत अटैक हुए। 2023-24 में लगातार हम 4-5 जवानों को खोते रहे। उसके बाद अब एक ट्रांसफर हम और देख रहे हैं कि अब ये कठुआ और डोडा की जो वैली है उसकी तरफ ट्रांसफर हो चुका है। दूसरा एक चेंजेस, मेजर चेंज जो मैं देख रहा हूं कि अम्बुश लगाया जा रहा है। अम्बुश लगाकर सबसे पहले ड्राइवर जो है गाड़ी का, सामने आकर उसे निशाना बनाया जा रहा है, गाड़ी के टायरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद फिर जवानों पे हमला किया जा रहा है। तो क्या जो
अब मिलिटेंट आ रहे हैं वो हाईली ट्रेंड हैं, या ये माने कि एसओजी जो कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है पाकिस्तान का, उसके पूर्व कमांडो हैं या मौजूदा कमांडो जो हैं वो घाटी में आ चुके हैं? हम कैसे देखें सर? क्योंकि अम्बुश लगाना जो मेरा तजुर्बा है, आपका तजुर्बा है, वो बताता है कि एक लंबा वक्त आपको चाहिए, लंबा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और M4 जैसी राइफल आप चला रहे हैं, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो ये क्या चिंता का सबब बनता जा रहा है? ये एक नया चेंज हम देख रहे हैं सर? राजेश जी, मैं भी आपके ये प्रश्न का जवाब दो हिस्सों में दूंगा। पहला हिस्सा मैं कवर करूंगा कि पीर पंजाल में चेंज क्यों हुआ है टेररिज्म के इलाकों का। दूसरा भाग में बताऊंगा कि ये जो आपने एम्बुश वाला पॉइंट बोला, देखिए आप सही कह रहे हैं। 2021 तक जितनी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां थी वो कश्मीर घाटी तक सीमित थी। जम्मू जम्मू इलाके में इक्का दुक्का कभी हुई नहीं, तो वो इलाका शांत था। वहां पे जो सेना की गाड़ियां भी मूव करती थी, बहुत कम सिक्योरिटी के साथ मूव करती थी। लेकिन सब कुछ बदला 2022 से, क्योंकि जब पाकिस्तान ने देखा कि 2019 के धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आ रही, खास करके कश्मीर घाटी में शांति आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आतंकवादियों को बोला कि वो एरिया चेंज करें और वो पीर पंजाल के इस साइड आ गए, जम्मू के साइड आ गए। 2022 से लगातार जम्मू इलाके में काफी आतंकवादी हमले होने शुरू हुए। तो पहले बात तो उनका एक ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। और इसी के साथ एक जुड़ता पॉइंट ये है कि ये जो आतंकवादी हैं और इनके पीछे पाकिस्तान चीन दोनों अटूट तरीके से खड़े, तभी ये वहां ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये आतंकवादी पूरे जम्मू कश्मीर में इसलिए हिंसा फैलाना चाहते हैं ताकि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर अशांत है, अस्थिर है। सिर्फ कश्मीर घाटी नहीं, अब पूरा जम्मू कश्मीर अशांत और अस्थिर है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज देना चाहते हैं। दूसरे भाग जो आपका प्रश्न था उसमें बताना चाहूंगा, देखिए आप रियासी लीजिए, पुंछ लीजिए, कठुआ लीजिए, तीनों में कॉमन फैक्टर निकल के आया कि आतंकवादियों ने आगे की गाड़ी के ड्राइवर को गोली मारी और उसके बाद गाड़ियां जब अस्थिर हुई तब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। ये चीज एक ट्रेंड सैनिक कर सकता है, ये एक आम सिविलियन, एक आम आतंकवादी नहीं कर सकता, ये एक ट्रेंड सैनिक कर सकता है। क्योंकि आप और मैं सेना में रह चुके हैं, हमें पता है एक हथियार को बुलजाई में मारने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग लगती है। जब पहली बार आप और मैं ट्रेनिंग के लिए हमने स्मॉल आर्म्स फायर किया था, हमारे कंधे हिल गए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने सेना में सर्विस की, हमें हथियार के ऊपर कॉन्फिडेंस आया और वो समय आया जब हम हथियार को आराम से फायर कर सकते थे। लेकिन एक बुलजाई पे फायर करना, ये बहुत हाईली ट्रेंड सैनिक होते हैं और हमारे भाषा में हम उसे पैरा कमांडोज कहेंगे। पाकिस्तान में जो पैरा कमांडोज उसे एसओजी, एसएसजी कहते हैं। तो ये जो कार्रवाई है जो पुंछ, रियासी और कठुआ की है, जो आतंकवादी हमले किए, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि अब इसमें पाकिस्तानी सेना के पैरा कमांडो शामिल हो सके। एक अनपढ़, एक लेस ट्रेंड आतंकवादी ये कार्रवाई कतई नहीं कर सकता। बस एक आखिरी सवाल सर, छोटा सा जवाब उसका भी दे दीजिएगा कि क्या हम सिर्फ कड़ी निंदा करते रहेंगे, क्या हम मातम मनाते रहेंगे, क्या हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे, हम यहीं तक सीमित रहेंगे सर, या कोई एक्शन देखेंगे? राजेश जी देखिए, जहां तक मेरा अध्ययन कहता है, दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक 2016 या 19 वाली करनी बहुत मुश्किल है। और इसका मैं आपको पूरे एविडेंस के साथ बताऊंगा। एक किताब है द फाइनल वॉर, जो कि प्रवीण साहनी ने लिखी है। उसमें प्रवीण साहनी ने साफ लिखा है कि जब 2019 का हमने बालाकोट हमला किया तो अगले दिन पाकिस्तान ने 24 लड़ाकू विमान भारत के एयर स्पेस में भेजे और उन्होंने साथ में जब हमारे भी लड़ाकू विमान टेक ऑफ किया उनको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान ने हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से जो लड़ाकू विमान विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे उनका संपर्क हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। और उनका जब टूट गया, उन्हें पता ही चला कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में है। उसके बाद उनका क्रैश हुआ और उन्हें अरेस्ट करके वापस भेजा गया। ये हम सारे जानते हैं। साथ में ही हम ये सारा पब्लिक डोमेन में कि हमारे एयरफोर्स ने ही हमारे अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया सोच के कि ये पाकिस्तान का है, जिसमें 4 हमारे बहादुर वायु सैनिक भी मारे गए।
तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा जैम हो गया था, हमारा कम्युनिकेशंस था नहीं। आप देखिए इसकी वजह से क्या क्या हुआ। तो पाकिस्तान ने अगले दिन जो ऑपरेशन लॉन्च किया बालाकोट के लिए, उसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए इसने जो ये मैसेज कन्वे किया है, आप देख लिए 2019 से होके 24 आ गया है, अभी तक उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। तो अगर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, हमें पाकिस्तान और चीन के कंबाइन से, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम किया, ये अकेले नहीं कर सकता था, इसकी चीन ने बहुत बड़ी मदद की है। क्योंकि आज की तारीख में चीन ही ऐसा देश है जो कि सारी 6 डोमेन में माहिरता हासिल किए हुए है, जमीन, वायु, समुद्र, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। तो अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा करना है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अगले दिन स्विफ्ट रिटॉर्ट की तरह ना हो, तो हमें चीन और पाकिस्तान से और सैनिक तरीके से ताकतवर होना होगा। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से चीजों को समझाया सर। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि अब ये शहादत बर्दाश्त ना की जाए। हम मातम मनाने की जगह, श्रद्धांजलि देने की जगह उस पार इस दुख को देखें, इस पीड़ा को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जय हिंद, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू साहब।